इस वीडियो में हम करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। तो जो हेलो अल्केन की रिएक्शन है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। नंबर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन TITUT। एक आएगा हमारे पास इलिमिनेशन और एक आएंगे रिएक्शन विद मेटल, तो ये तीन टाइप की रिएक्शन शो करता है हेलो अल्केन। तो हमें पहले रिएक्शन विद मेटल से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो क्या होता है कि अगर हम हेलो अल्केन लिया कोई भी RX, अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं और इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ से NaX बाहर निकल जाता है और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, वही अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन का नाम होता है वर्ट्ज रिएक्शन। मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एक तो क्या आती है कि हेलो अल्केन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, एक बात। नंबर दो, इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं हम, लेकिन वो सिर्फ ये जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल हेलो अल्केन के लिए ही यूज हो सकती है। सिमेट्रिकल मींस अगर मान लो इस तरफ तुमने क्लोरोमीथेन ले लिया तो इस तरफ भी क्लोरोमीथेन ही लेना पड़ेगा। मतलब ये है जितना कार्बन इस तरफ है ना उतना ही कार्बन इस तरफ लेना पड़ता है हमें, ठीक है। मतलब ये है कि इथेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से ऑक्टेन, प्रोपेन से हेक्सेन बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इथेन से पेंटेन बना दें तो इस रिएक्शन के द्वारा हम उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम अनसिमेट्रिकल हेलो अल्केन ले लेते हो तो वहां पर क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास CH3Cl ले लिया तुमने, ठीक है, और यहाँ पर दो सोडियम के मेटल ले लिए और इस तरफ तुमने ले लिया CH3CH2Cl, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है कि तुम्हारे पास जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ सिंगल ही प्रोडक्ट बने। अगर ये सिमेट्रिकल होते, मान लो CH3Cl, यहाँ पर भी CH3Cl होता तो CH3 अटैच होकर यहाँ पर क्या बना देता, इथेन बना देता। लेकिन अब कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर ये CH3Cl इसी मॉलिक्यूल के पास है। क्या पता ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बना दें, इथेन बना दें, CH3 एक प्रोडक्ट बन गया। प्लस क्या पता ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होके इथेन मिल के बना दें, ब्यूटेन बना दें, CH3 CH2 CH2 CH3। और क्या पता ये दो मॉलिक्यूल पास पास आकर क्या होता है कि 2NaCl बाहर निकला और यहाँ से क्या बन जाता है, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 बना दे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिमेट्रिकल हेलो अल्केन लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल हेलो अल्केन लेते हैं तो वहां पर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जिनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक तो ये इसकी लिमिटेशन ही मान लो कि वर्ट्ज रिएक्शन में हम सिर्फ सिमेट्रिकल हेलो अल्केन ही यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो हेलो अल्केन की रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करवा दें, तो अगर मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नीशियम यहाँ पर बीच में अटैच हो जाएगा और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, RMgX, जिसका नाम मैंने पहले बता रखा है, इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो लगभग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। मतलब ये है कि +2 लेवल तक आप जो चीज इससे बनाना चाहो ना, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्केन, वो सारी चीजें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आप बना सकते हो। इसलिए क्या होता है कि इसको हम अनहाइड्रस कंडीशन के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। अनहाइड्रस कंडीशन क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर आपने थोड़ी बहुत भी पानी की प्रेजेंस ले ली तो यहाँ पर क्या होता है कि ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। सेम डिटो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो एक का नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी और MgOH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हम ग्रिग्नार्ड डिटर्जेंट को अनएड्रेस कंडीशन पर क्यों बनाते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड डिटर्जेंट फर्दर क्या होता है, एल्केन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो थी रिएक्शन विद मेटल। अब देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास हेलो एल्केन है, RX है, इसकी आपने रिएक्शन करवा दी KOH के साथ। तो हमने पहले बता रखा होता है कि अगर किसी का प्रोडक्ट पता ना चले तो एक का नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये K पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव, ये X नेगेटिव, ये R पॉजिटिव। तो क्या होता है, ये KX बाहर निकल जाता है और यहाँ पर ROH की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब अल्कोहल बन जाता है। लेकिन कब बनता है ये, जब हम KOH लेते हैं एक्वस, क्योंकि एक्वस KOH में क्या होता है कि जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो कंप्लीटली K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है। और ये जो OH नेगेटिव आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, किससे, हैलोजन से। मतलब ये है कि ये हैलोजन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। लेकिन अगर आपने एक्वस की जगह अल्कोहलिक KOH ले लिया तो यहाँ पर क्या होता है कि KX तो बाहर निकलता है ही, साथ साथ यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाता है, और वहां पर क्या शो करता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये मान लो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन होती है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। मान लो तुम्हारे पास CH3CH2Cl है, CH3CH2Cl है, और इसके आपने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दी। तो हमने क्या बताया कि अल्कोहलिक KOH में क्या होता है कि KCl तो बाहर निकलेगा ही, साथ साथ इस OH नेगेटिव आयन को H पॉजिटिव आयन चाहिए वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये CH2 पॉजिटिव क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए कहेगा, और क्या कहेगा कि जो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डोनेट कर दे यहाँ पर, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर दे, H पॉजिटिव आयन की, ताकि H पॉजिटिव यहाँ से OH नेगेटिव यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाए। और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है भाई, CH2 डबल बॉन्ड है CH2, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब तक ये मान लो इस तरीके से सिंपल एग्जांपल देते हैं तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप से एग्जांपल होता, CH3 CH2 CH Cl CH3, और यहाँ पर अगर हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो क्या होता है कि फिर से K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा कि Cl नेगेटिव यहाँ से बन गया, यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या निकाल देंगे, KCl बाहर निकाल देंगे। अब H पॉजिटिव आयन कौन सा कार्बन डोनेट करता है, मतलब राइट वाला या लेफ्ट वाला। तो यहाँ पर क्या आता है, एक रूल आता है सेट्स-अप रूल। सेट्स-अप रूल क्या कहता है कि जब हम हैलोजन को और हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, तो जब किसी रिएक्शन में कोई भी चीज बाहर निकलती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, डी लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हैलोजन अकेला रिमूव होता है तो उसको बोल देते हैं हम डी हैलोजिनेशन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन कौन सा कार्बन देगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो तुम देख रहे हो हाइड्रोजन किस तरफ कम है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास CH3 CH, अगर ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH CH3, ब्यूट 2 इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सेट्स-अप रूल इन dehydrohalogenation reaction hydrogen are removed from the carbon which contain lesser number of hydrogen atom। ठीक है, लेकिन एक होफमैन रूल भी आता था। होफमैन रूल में क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पर क्लोरीन की जगह क्या होता है, फ्लोरीन होता है, CH3 CH2 CH फ्लोरीन CH3, और यहाँ पर अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो देखो क्या होता है कि सिर्फ फ्लोरीन की केस में, और बाकी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ फ्लोरीन की केस में क्या देखोगे कि फ्लोरीन अटैच होने के कारण ये क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। अब एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा शो करता है, जब ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन बने।
अब सोच के देखो, अगर मान लो फ्लोरीन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांग लिया, तो ये सोच के देखो, अगर मान लो ये इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन लॉस करवाता है, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ना कोई है। इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये कम H पॉजिटिव आयन को लॉस करेगा। अगर कम H पॉजिटिव आयन को लॉस करेगा तो कम एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन यहां पर क्या देखोगे, अगर ये कार्बन राइट हैंड साइड कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगता है, इसको कहता है कि अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ने लॉस करवा के यहां पर डोनेट कर दो, तो यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, तो ये इजीली H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनेंगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो होफमैन केस में क्या होता है कि जब हम फ्लोरीन बाहर निकालते हैं और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की बात आती है, तो हम हाइड्रोजन किस तरफ से निकालेंगे, अब की बार राइट हैंड से निकालेंगे, ना कि लेफ्ट हैंड से। तो ये सेट जब का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, कि यहाँ पर हाइड्रोजन वहीं बाहर निकलेगा जो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को शो करता हो। इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाले में ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहां तक समझ आ गया। इससे अगले वाली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब क्या होता है, एक पावरफुल चीज लेस पावरफुल चीज को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन मेन बात ये है कि अगर मान लो इसमें आप एग्जांपल पूछते हो, तो एग्जांपल में तो मान लो तुम्हारे पास यही है CH3Cl है और इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने केसिन के साथ, तो तुम्हें बता रखा है कि जब कोई प्रोडक्ट का पता आपको नहीं पता चल रहा है, तो एक का नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच करवा दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, Cn अटैच हो जाएगा, CH3Cn। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन मान लो, या फिर एक थोड़ा सा याद रखने वाली बात क्या है कि अगर मान लो ये CH3Cl की रिएक्शन KCn की बजाय AgCN के साथ कराते ना, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3NC बनेगा। मतलब ये है कि यहाँ पर तो साइनाइड बन रहा है, नाइट्राइल बोल दो, यहाँ पर आइसोनाइट्राइल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम Cl नेगेटिव ये पॉजिटिव बना रहे हो। अब यहाँ पर तो क्या था कि आयनिक बॉन्ड बना रहे थे, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस कर रहा था, और यहाँ पर K पॉजिटिव और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वही चीजें इस पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच होगी। लेकिन AgCN में क्या है कि आयनिक की बजाय क्या आता है, कोवालेंट बॉन्ड आता है। अगर यहाँ पर कोवालेंट बॉन्ड होगा ना, तो जो नाइट्रोजन है वो अपने वाले लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वही चीज तो इसके साथ अटैच होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनने के कारण कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर कोवालेंट बॉन्ड बनने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर बच जाता है, वो लोन पेयर यहाँ पर इस पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच होता है। इसीलिए यहाँ पर आइसोनाइट्राइल, यहाँ पर नाइट्राइल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये नेगेटिव पार्ट अटैच होता कैसे है, तो वो दो तरीके से अटैच होता है। एक का नाम लिख रखा हमने SN1 मैकेनिज्म, और एक का नाम लिख रखा हमने SN2। एक का नाम हम क्या करेंगे भाई, SN2, और एक का नाम देंगे हम SN1। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म तो आपको याद हो ही जाएगी। SN2 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पर तो तुम दो नेगेटिव पार्ट देख रहे थे ना, एक Cl नेगेटिव रिमूव हो रहा था और एक Cn नेगेटिव अटैच हो रहा था। तो अगर मान लो दोनों न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अगर मैकेनिज्म डिपेंड करता है, तो कौन सा हो जाएगा, वो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। या दूसरी भाषा में कहें तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें काम वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात क्या है, नंबर एक तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। बोथ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या करेगा, ये
मैकेनिज्म में डिपेंड करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। जिसको ये लाइन याद रह जाती है ना, समझो ये मैकेनिज्म पूरा याद हो जाता है कि यह एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा होता है। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड बन रहा होगा, एक बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा होगा। तो ये एक ही स्टेप में होगा सारी चीजें। और यहाँ पर जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हो तुमने, जब ये चीज हो रही होती है ना, बॉन्ड एसोसिएशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, इस स्टेज का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेज। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेज की फॉर्मेशन होती है। नंबर 3, अब ये अटैक तभी करेगा जब इसको जगह मिलेगी अटैक करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच है और अगर उसके चारों तरफ बिगर मॉलिक्यूल अटैच हो गए, तो यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। और जब तक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा नहीं, तब तक कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं। अब अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर ये हैलोजन रिमूव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। या दूसरी भाषा में कहें तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बोल दो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट बोल दो। तो इन दोनों बातों से एक बात पता चली कि प्राइमरी जो हैलाइड होगा ना, वो इस मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा शो करेगा, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम कौन सा शो करेगा, तुम्हारा टर्सरी। ठीक है, तो ये तो थी SN2 मैकेनिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में। तो SN1 मैकेनिज्म की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगी मैकेनिज्म। ठीक है, दोनों न्यूक्लियोफाइल के ऊपर मैकेनिज्म डिपेंड नहीं करेगा। या फिर बोलो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है। लेकिन याद रखने वाली एक बात क्या है इसमें कि यह इट इज टू स्टेप रिएक्शन। ये क्या होता है कि दो स्टेप में होता है। पहले वाले स्टेप में क्या होगा कि जो हैलोजन है वो रिमूव होगा और इसके ऊपर क्या आता है, R पॉजिटिव, मतलब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। और दूसरे वाले स्टेप में क्या होता है कि ये पॉजिटिव पार्ट है न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना जल्दी ये कार्बोकैटायन बनेगा उतना जल्दी SN1 मैकेनिज्म में शो करेगा ये कंपाउंड। क्योंकि पॉजिटिव पार्ट तो इजीली नेगेटिव पार्ट को तो अपने आप अट्रैक्ट कर ही लेगा। तो जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो जो SN2 मैकेनिज्म थी उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेज की फॉर्मेशन होती थी, और जो SN1 मैकेनिज्म है उसके अंदर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब बात आती है कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो बनेगा कब। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड कब बनेगा, जब ये कार्बन जो है वो हैलोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे ज्यादा अटैच होंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके अंदर होते हैं, टर्सरी के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो SN1 मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा शो होता है, टर्सरी के द्वारा ही शो होता है। फिर सेकेंडरी, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसमें होते हैं, प्राइमरी में होते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म प्राइमरी हैलाइड के द्वारा सबसे कम शो होता है। लेकिन इसमें बात एक और याद रखने वाली है, क्या कि दो नाम आते हैं जब ये मैकेनिज्म होते हैं, SN1 और SN2 मैकेनिज्म जब होते हैं तो दो नाम आते हैं, एक रिटेंशन और एक आता है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है, अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में कोई नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन प्रोसेस।
मतलब if nucleophile attach in the opposite direction from the removing nucleophile, जहां से न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में कोई नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है तो इसको बोल देंगे हमें इनवर्जन प्रोसेस। लेकिन अगर मान लो जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है अगर उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे हमें रिटेंशन प्रोसेस। तो जो SN2 मैकेनिज्म था उसके अंदर क्या हो रहा था कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता था, दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा होता था। इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, इनवर्जन प्रोसेस को शो करता है। लेकिन इन SN1 के अंदर क्या होता था कि मैंने बताया था कि आपके पास एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। मान लो तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, ये हैलोजन हमने अटैच करा रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता था कि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज आता था। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो इस डायरेक्शन से भी अटैच हो सकता है और इस डायरेक्शन से भी अटैच हो सकता है। मान लो अगर इस तरफ से अटैच होता है तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर मान लो इस तरह से अटैच होता है तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की दोनों क्या हैं, एक दूसरे से नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के इसके ऊपर लगाऊं, अब दोनों का फार्मूला सेम, ये लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की इमेज हैं, लेकिन ये दोनों को मैं अगर मान लो एक दूसरे के ऊपर रखता हूं, पुट करता हूं, तो ये क्या आएंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनेंगी एक दूसरे से। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इनाइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है, इनाइसोमर। तो इनाइसोमर्स क्या होते हैं, those compound which having same molecular formula but having a non superimposable image are called inisomers। तो यहां तक हो गया। अब क्या होता है कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है उसको तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पर ये जो इनाइसोमर्स होते हैं उनमें एक तो क्या होता है, डेक्स्ट्रो होता है और एक क्या होता है, लीवो होता है। जिसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जिसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे, अगर कंफर्मेशन अबाउट SN1 एंड SN2 के बारे में पूछे, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि SN2 मैकेनिज्म में इनाइसोमर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, एक बात। दूसरा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोसेस ही होता है। लेकिन SN1 में क्या होता है, इनाइसोमर्स भी होते हैं और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोसेस होते हैं। मतलब ये हुआ कि जब प्रोडक्ट बन रहा होता है उसके अंदर 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बनेगा, 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर जो